हाँ जी, हमारा जो कल का चैप्टर था वो था 13th यूनिट थी हमारी। और 13th यूनिट का जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा रह गया था। सो दिस इज व्हाट बिश्नोईज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक था, बिश्नोईज ऑफ राजस्थान कौन थे। ये जो बिश्नोईज ऑफ राजस्थान के ये जो लोग थे, ये एक ऐसी कम्युनिटी थी, मतलब जिसके अंदर जितने भी ये सारे भी एक तरह के इफ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटलिस्ट थे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये भी एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब देवर शोन की एक मतलब वो एक पेड़ को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, कहीं ना कहीं वो देते थे कि एक इंसान के सर के बराबर है ये। ठीक है। सो देवर सेविंग एंड वर्शिपिंग द नेचर सिंस 1542। सो बिश्नोईज ऑफ राजस्थान ये था ट्री हगर्स, जैसे हमने कल पढ़ा था। कौन सी मूवमेंट पढ़ी थी हमने, चिपको मूवमेंट पढ़ी थी, और एक हमने पढ़ी थी साइलेंट वैली। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी मतलब एनवायरनमेंट को और पेड़ों को, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए ही ये मतलब कम्युनिटीज जो थी, सॉरी मूवमेंट जो थी, दे टुक प्लेस, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस, सी चेक करो इसके अंदर भी, पिक्चर के अंदर क्या दिखाया गया है, बिश्नोई मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे भी जितने लोग हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, उन्होंने पेड़ों को हग किया हुआ है, गले लगे हुए हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ है, मतलब देवर शोइंग, देवर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज, राइट। सो हम इसका पढ़ते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी दे वर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो वो इंडिया के फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट थे। बहुत नेचर फ्रेंडली लोग थे वो, काफी ब्रेव हार्टेड, काफी करेजियस पीपल थे। ठीक है। तो इनका एक बहुत बड़ा मतलब जगह है, काफी बड़ी पोजीशन है हमारी हिस्ट्री के अंदर। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन इंडिया। ओके। सो दिस मोमेंट वाज स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड मोर देन 300 years ago, right? So during the 17th, matlab 18th century. So this movement was called the Bishnoi movement because around 363 Bishnois died in the movement. That's why इसको बिश्नोई मूवमेंट बोला गया था। लगभग अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 300 years ago दिस मूवमेंट टुक प्लेस। ओके, नियर नियर अबाउट 18th century। और इसके अंदर कम से कम 363 जो थे, 363 बिश्नोईज जो थे वो मर गए थे पेड़ों को बचाते बचाते। सो दैट्स वाई इसको बिश्नोई मूवमेंट बोला गया है। इसको नाम इस वजह से इस चीज का दिया गया था। और दीज पीपल वर द फर्स्ट टू गिव अप देयर लाइफ, इवन उन्होंने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। अब ये चीज देखो कितनी डेडिकेशन थी। आज के टाइम में कोई पेड़ों को, ट्रीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लोग कट डाउन कर रहे हैं पेड़ों को, लेकिन दिस वाज द रियल इंपॉर्टेंस। उनको पता था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। इसमें मतलब एक तरह का ऐसा बिलीव माना जाता था कि एक पेड़ का कटना उससे अच्छा है कि एक इंसान के सर का कट जाना। तो दिस वाज देयर डेडिकेशन। ठीक है। ओके, अब हमारे पास है अबाउट द बिश्नोई मूवमेंट, इंश्योरिंग द एनवायरमेंटली फ्रेंडली कम्युनिटी लाइफ थ्रू द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके, मतलब इस चीज की श्योरिटी दे रहे थे कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली कम्युनिटी की जो लाइफ है, या उसको वो श्योर कर रहे थे कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली कम्युनिटी थी। इनकरेजिंग गुड एंड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। वो किस चीज को इनकरेज करते थे कि बहुत हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हों। ठीक है, ताकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो। कैंपेनिंग अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द ट्रीज, उनकी अपनी एक मुहिम उन्होंने चलाई थी। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये मूवमेंट जो थी वो चल रही थी। इसका मतलब क्या था कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए। वो इसका विरोध करते थे, वो इसके अगेंस्ट थे, इसके ऑपोजिट थे। सो दे वर सेफ गार्डिंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी को सेव कर रहे थे। ठीक है, और इन सारी चीजों को वो प्रमोट कर रहे थे कि एनवायरनमेंट को हमने बचा के रखना है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे बिश्नोई मूवमेंट के। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी? इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स फॉर द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, ग्रीन लिविंग, नेचर। सो ये सबसे पहले इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स थी। ठीक है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की, ग्रीन लाइफ की, नेचर की। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी। सो महाराजा जो थे जोधपुर के, उसका नाम था अभय सिंह। ही वांटेड टू बिल्ड अ न्यू पैलेस। उन्होंने मतलब ये नया पैलेस बनाना था, फॉर विच ही नीडेड सम वुड, जिसके लिए उनको लकड़ियों की जरूरत थी। सो उसने क्या किया था, ही सेंट सोल्जर्स टू कलेक्ट द वुड ऑफ खेजरी ट्रीज। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा था ताकि लकड़ियां इकट्ठी करके लाई जाए। ठीक है, जिनसे वो अपना आगे फर्दर जो उनका मोटिव है उसको वो कंप्लीट कर सके।
सो जो बिश्नोईज थे दे वर लिविंग नियर द प्लेस, वो उसी जगह के आसपास रह रहे थे। बट व्हेन दे सॉ द सोल्जर्स दे हैड बिगन टू कट डाउन द ट्री। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि वो जो सोल्जर भेजे गए हैं, ठीक है, इस महाराजा की साइड से, जो वो जब उन्होंने पेड़ों को कट डाउन करना स्टार्ट किया, तो वहां पे एक लेडी थी जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, उसने क्या किया, उसने पेड़ों को हग करना शुरू कर दिया। उसने इनको गले लगाना शुरू कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो विरोध कर रही, जैसे होता है ना किसी बच्चे को बचाने के लिए माँ उनको वो गोद में ले लेती है, उनको हक कर लेती है, सिमिलरली शी वाज सेविंग द ट्रीज। तो वो ये बोल रही थी कि हम इनको कट नहीं करने देंगे। सो ये उसका स्लोगन था, चॉप्ड हेड इज चीपर देन अ फेल्ड ट्री। ठीक है। सो उसके बाद उसकी हर थ्री डॉटर्स, उसकी तीन जो बेटियां थी, असु, रत्नी एंड भागु, दे ऑल्सो स्टूड अप देयर मदर। तो उसी फीमेल अमृता की जो तीन बेटियां थी वो भी उसके साथ खड़ी हो गई, मतलब उन्होंने भी उनका साथ दिया। सो अदर inhabitants ऑफ द विलेज दे रिलाइड अराउंड द ट्रीज एज वेल, सो पुटिंग देयर आर्म्स अराउंड द ट्रंक्स इन सपोर्ट। बाकी लोगों ने भी साथ दिया। सो बट द सोल्जर डिडंट स्टॉप, वो रुके नहीं, एंड स्टार्टेड beheading the बिश्नोईज। उन्होंने क्या किया, वो जो सोल्जर्स थे वो रुके नहीं थे, उन्होंने इवन इनके सर काट दिए थे। सोल्जर द कंटिन्यू टू एक्स द ट्रीज डाउन विदाउट पेइंग हीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल ना। सो दैट्स वाई इन लोगों की, मतलब एक तरह की कुर्बानी उन्होंने दी थी। तो दैट्स वाई इसको बिश्नोई मूवमेंट बोला जाता है, तो ये उनकी इंपॉर्टेंस थी। सो इसके काफी सक्सेस मिली थी उसके बाद। बिश्नोई जो थे, ठीक है, बिश्नोई from Khejri and the other villages come to join this agitation and hugged the Khejri trees, na, one by one to protect the being cut and the cost of their heads, right? So जब वो कहते कि महाराजा अभय सिंह ने ये बात सुनी, he immediately ordered to stop the massacre and apologized for the act. जब उसको ये पता चला, उस महाराजा को जिसने अपने सैनिक भेजे थे, जब उसको पता चला कि ऐसा हो रहा है, तब उसने इमीडिएटली, तुरंत ही उसने इस चीज को रोका, और उसने इवन अपोलोजाइज किया व्हाट एवर हैपेंड एट दैट टाइम ना। सो इसके लिए ये चीज, सो द रॉयल प्रोक्लेमेशन वाज इशूड एंड फॉरबिड द फेलिंग ऑफ ट्रीज इन एनी बिश्नोई कम्युनिटी। सो उसके बाद ये चीज जो थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी। अंटिल देन, जब तक 363 पीपल हैड बीन मार्टियर्ड इन द मजाकर, उस टाइम पे, तब तक ये लोग अपनी शहीदी दे चुके थे। So the primary reason for the Bishnoi community's opposition to cutting the tree was found in their cultural beliefs. So कहीं ना कहीं ये उनका विश्वास था, ये चीज माननी जाती थी। So that's why this was known as the Bishnoi movement. ठीक है, तो ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर का टॉपिक था, आपका 13th चैप्टर का। Now let's start. We are going to start our last chapter of this subject, that is Unit 14, Environmentalist Ethics. ठीक है, जो आपके हैं एथिक्स। एथिक्स एक तरह के होते हैं किसी इंसान के, अगर हम बात करें हमारे एथिक्स क्या है, हम लोग बोलते हैं हमारे एथिक्स क्या है, आपकी जिंदगी के आपके सिद्धांत क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनको आप फॉलो करते हो। आजकल के टाइम में वैसे मॉरल वैल्यूज बहुत कम रह गई हैं, आजकल के टाइम में इतना दुनिया जो है वो मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, बट इन चीजों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, एथिक्स। सो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं, हम उनके बारे में इस चीज के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक है इंदिरा जनरलेशन इक्विटी। तो ये है क्या, इंदिरा जनरलेशन इक्विटी? ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। बेसिकली ये किस चीज को डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल, किस चीज का प्रिंसिपल, फेयरनेस, जस्टिस, न्याय, एकता, मतलब एकता इन द सेंस कि सबको एक तरह से ट्रीट किया जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो ये इस चीज को, उसको बोलते हैं इंदिरा जनरेशन इक्विटी within the current generation. So if it emphasizes the equitable distribution of resources, opportunity, environmental benefits, burden among the people living today, तो ये आज के टाइम की को ही ये ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि सारे लोगों को, जितने भी पब्लिक है, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, कोई मेल है फीमेल है, सबको सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वल एनवायरमेंट बेनिफिट्स हो, सब कुछ उनको इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर उनको डिवाइड करना चाहिए। दैट इज नोन एज इंदिरा जनरेशनल इक्विटी, राइट। अब इसके क्या एस्पेक्ट्स क्या है, की एस्पेक्ट्स ऑफ इंदिरा जनरेशनल इक्विटी, इसके क्या है, असेस टू रिसोर्सेज। पहली बात, Indira generational equity ensures that resources like clean air, water, energy, they are distributed fairly among people within the current generation. ठीक है,
preventing the disparities where some has excessive access while others lack the basic necessity। तो इनका कहने का मतलब ये है, इसका मेन सबसे एक एक सिद्धांत इनका है कि हाँ जी, आज की जनरेशन में जितने भी लोग रह रहे हैं, सारी पब्लिक को जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको क्लीन जो है एनवायरनमेंट मिले, हवा मिले, उनको पानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ इक्वल मिले। ये नहीं है कि कुछ लोगों को ज्यादा दिया जाए, कुछ लोगों को कम दिया जाए। कहते हैं ना, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके पास ये बेसिक नेसेसिटीज नहीं होती। तो इनका है कि सबको इक्वल राइट होना चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज को इक्वली वो असेस कर सकें। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द इक्विटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लाइक जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो वो कहते हैं जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी सोसाइटी के अंदर हमारे लोग रह रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो जॉब की हो, चाहे उनको एजुकेशन दी जाए, चाहे उनको हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज मिले। हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर सबका एक समान अधिकार है, अगर हम शुद्ध लैंग्वेज में बात करें। सो डिस्पैरिटी बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्री, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग। मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में भी करवाया था। डेवलप्ड का मतलब ये होता है कि डेवलप हो चुके हैं, जितने आपको चीजें चाहिए थी वो आप लोगों ने डेवलप कर ली हैं, आपने उनका असेस ले लिया है, तो आपको मिल गया है। ठीक है, आपको वो सारी चीजें आपके पास हैं, दैट्स व्हाई यू आर नोन एज डेवलप्ड। डेवलपिंग का मतलब ये होता है अभी आप काम कर रहे हो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अभी आप हुए नहीं हो। सो दैट्स वाई इनको बोला जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं? डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एंड मोर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर those that have a high level of economic development and standard of living, जिनके पास बहुत अच्छा, जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, जो रिच हैं, अगर हम साफ साफ लैंग्वेज में बात करें, जो रिच कंट्रीज है, जिनके पास बहुत पैसा है, इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड है, उनका स्टैंडर्ड जो है लिविंग का बहुत अच्छा है, उनको बोला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी है, इनकम अच्छी है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना फॉरेन कंट्रीज को, एक तरह की वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे गरीबी कम है। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी हैं? जहां पे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हो, जिनको बोला जाता है लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस, इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है, इतने अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस आ सकता है, दैट इज नोन एज डिस्पैरिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस, राइट। नीड फॉर द जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की वो कहते हैं जरूरत क्या है? हम बोल रहे हैं जेंडर, लड़का लड़की सारे एक समान हैं, लेकिन क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? क्या है इस चीज की जरूरत है? इस चीज की श्योरिटी देती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ऑफ ऑल द जेंडर, दे हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, ट्रीटमेंट्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा? अगर हम बात करें, देखो आप लोग, अगर हम बात करें आज के टाइम में, वैसे अब लड़के लड़की में बहुत कम ही वो डिफरेंस रह गया है। आजकल सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। बहुत है कुछ चीजें, बट बहुत हद तक हमने इस चीजों को ओवरकम कर लिया है। हमें भी अब सेम ही हम लोगों को एजुकेशन के राइट्स हैं, जॉब करने के राइट्स हैं, राइट। सो वी हैव, सो इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों है? एक तो होता है ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, राइट। एक तो ये होता है ह्यूमन राइट, यस, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें इक्वली मिलते हैं। जेंडर इक्वलिटी इज द बेसिक ह्यूमन राइट, राइट। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर शुड हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, प्रोटेक्शन, सबको होना चाहिए। सबके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होनी, सबको आजादी होनी चाहिए हर चीज की, तो हर एक को लगेगा कि हमें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। सो इसका मतलब क्या है? इसका बेनिफिट होता है एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, इससे भेदभाव कम होता है लोगों के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट? भेदभाव। सो इसका मतलब है, इनका एम है कि इसको कम किया जाए, जेंडर बेस्ड वायलेंस कम की जाए। पहले पुराने टाइम में होता था ना, औरतों को, लड़कियों को मारा पीटा जाता था, घर में रखा जाता था, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। सो उससे क्या होता है, उनके अंदर एग्रेशन आता था, उनको निगेटिविटी होती थी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एश्योरिटी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। ये बड़ा एक सोचने वाला पॉइंट है आज के टाइम में। अगर आप किसी भी एमएनसी में चले जाओ ना, तो वहां पे आपको इक्वल प्रोपोर्शन, कई बार ज्यादा प्रोपोर्शन ही मिलता है फीमेल्स का, हु आर वर्किंग इन एमएनसीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे
फीमेल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है मेल से। अगर आज के टाइम में बात की जाए ना, अगर एक टाइम के लिए सोचा जाए कि फीमेल्स को हटा दिया जाए कंपनीज में से, तो बहुत बड़ा लॉस होगा किसी भी नेशन को। सो दैट्स वाई इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रोथ है। जेंडर इक्वलिटी कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी व्हेन women and marginalized genders have equal access to education, employment, economic resources, they contribute more effectively to economic growth and the development. अगर लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी सारे इक्वल पढ़ रहे हैं, तो वो इक्वली उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो वो आगे प्रोडक्टिविटी भी इक्वली ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सोशल एंड द कल्चरल बेनिफिट्स, ये भी बेनिफिट्स होते हैं, ये जरूरत है। सोशली इसके मतलब क्या है कि फैमिली और कम्युनिटी वेलबींग, जेंडर इक्वलिटी कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थियर मोर इक्विटेबल फैमिली कम्युनिटी डायनामिक्स, प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। होता है ना आज के टाइम में, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो वो काम, घर के जो काम है, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, वो उनको भी इक्वली, वो समझते हैं कि हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने मिलके काम करना है। तो वहीं से आपकी जो कमिंग जनरेशन है, आपके बच्चे जो है, वो यही सीखते हैं। बच्चों के सामने अगर आप ये दिखाओगे कि नहीं ये तो सिर्फ एक फीमेल का काम है, या ये सिर्फ एक मर्द ही करेगा और कोई कोई नहीं करेगा, तो ये दोनों साइड्स को समझ के चलना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छी कमिंग जनरेशन जो है, उनके अंदर एक पॉजिटिव जो है, मतलब एक व्यू जनरेट होता है। सो दैट इज नोन एज द फैमिली इन द कम्युनिटी वेल बीइंग, इट इज important for this social and cultural benefits, right? एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट क्या होता है? असेस टू एजुकेशन, अगर हम बात करें, जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन एंश्योर्स दैट ऑल द इंडिविजुअल्स दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड द स्किल्स। सो देखो, हर एक को मतलब इक्वल राइट होना चाहिए कि वो इस नॉलेज को, हर एक स्किल को वो इक्वली असेस कर सके। सो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द वर्क फोर्स, कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटीज, एडवोकेट फॉर देयर राइट्स, राइट? सो मतलब इक्वली उनको असेस है, होना भी चाहिए, ये नीड है। एम्पावरमेंट, opportunities education employment में है, they empower individuals to reach their full potential, pursue their aspirations। अगर सबको इक्वल, कई बार होता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सबको मौका देना, इक्वल मौका देना। अगर आपको मौका दिया जाएगा तभी आप अपना पोटेंशियल दिखा पाओगे कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, हम ये चीजें कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब तब आप अपनी काबिलियत दिखा पाते हो। तो उससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी जो है वो इक्वली, मतलब इक्विटेबल सोसाइटी मानी जाती है। ठीक है। सो ये सारा हमारा इसका टॉपिक था, इसकी नीड थी। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये क्या है? इसका भी सिंपली वही है, इंटरजेनरेशन फेयरनेस एंड फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट द एक्शंस डिसीजंस ऑफ करंट जनरेशन दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, एंजॉय अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आज की ये इसका प्रिंसिपल ये है कि मतलब ये फेयरनेस होनी चाहिए, इसका फोकस इतना होना चाहिए हमारा कि इस चीज की श्योरिटी हो कि जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका नॉट ओनली द करेंट जनरेशन बट जो हमारी कमिंग जनरेशन है, उनको भी किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनकी भी जरूरतें पूरी हों, उनको भी इक्वल राइट हो, तो एक इक्वलिटी रहे जिंदगी में। So this concept is integral of the discussion about sustainability, environmental conservation, social justice, right? अब इसके क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास? सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे पहले, ठीक है। रिसोर्स की मैनेजमेंट कैसे? रिसोर्सेज का यूज, it emphasizes the responsible use and management of natural resources to prevent the depletion and ensure that the future generation have access to the resources they need। मतलब इसका मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं चीजों का यूज ऐसे करो कि मतलब चीजों को कम से कम वेस्ट करो, कम से कम वेस्टेज हो। अगर हम लोग इस हिसाब से इस इतने ग्रेट एक्सटेंट के ऊपर चीजों को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम की वेस्टेज कर रहे हैं, वाटर की वेस्टेज कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? इट मीन्स वी आर नॉट वेरी मच अवेयर टुवर्ड्स आर कमिंग जनरेशंस। तो ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज इंटरजेनरेशनल इक्विटी। बैलेंस बना के चलो, आने वाली जनरेशन भी वो हमारी ही पीढ़ियां हैं, ये ना हो कि उनको सफर करना पड़े। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, देखो वही आ गया ना, क्लाइमेट चेंज, एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी।
So current actions to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the climate impacts are essential to protect future generation from severe climate related risk and disruptions. हम ये चीजें अपने पुराने सारे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, आज हमारा लास्ट चैप्टर है, हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या होती हैं, उनके रीजंस क्या है, उनको कम कैसे किया जा सकता है। सो अगर हम अभी से एक्शन लेने शुरू करेंगे इन चीजों के ऊपर, ठीक है, तभी आगे फर्दर जब तक जनरेशन हमारी कमिंग जनरेशन आएगी तो उनको मतलब एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन्स को एक क्लीन एयर नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए भी, दे विल हैव टू सफर। सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सोशल एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेजेस, आजकल वैसे तो सारे जने ही वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी रूट्स को मत छोड़ो। अगर हम लोगों के बहुत सारे आजकल की ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर उनको अपने ट्रेडिशन, अपने रूट्स, अपने कल्चर के बारे में ही नहीं पता है, तो दे शुड नो, दे शुड अप्रिशिएट, दे शुड अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री, देयर कल्चरल आइडेंटिटी। सो अगर उनको ये चीजों के बारे में पता होगा, ठीक है, तो क्या है कि अब इतनी जैसे मॉडर्नाइजेशन जैसे बढ़ रही है तो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, लेकिन ये भी चीज होनी चाहिए। ये हमारे पास ये एक एम है इन रूल्स का। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द हिस्टोरिकल साइट्स, लैंग्वेजेस एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। आप घरों घरों में जाकर देख लो, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके अंदर हिंदी और पंजाबी लोगों को बोलनी नहीं आती, दे नो जस्ट इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, वी शुड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, वी शुड प्रमोट the advancement, but we shouldn't forget our roots। हमें अपने रूट्स नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम इन चीजों को बचा के नहीं रखेंगे, साइट्स को तोड़ देंगे, लैंग्वेजेस को खत्म कर देंगे, जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा। जब वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे तो ये सारी कम्युनिटीज एक दिन जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, सो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी, इंटरजनरेशन इक्विलिटी reflects a moral responsibility to consider the long-term impacts of our decisions on the future generations। moral duty है ये हमारी, तो हमें ये जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं हमें फ्यूचर जनरेशन को अंडरस्टैंड करके ये सारे डिसीजन लेने चाहिए। सस्टेनेबिलिटी एंड गांधीयन वे ऑफ लाइफ, गांधीयन वे ऑफ लाइफ मतलब ये कहते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड द गांधीयन वे ऑफ लाइफ शेयर अ डीप कनेक्शन रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये गांधी जी जो थे ना, उनका एक बहुत बड़ा रूल था जिंदगी का कि सिंपल सादा जीवन जियो। आजकल लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर मतलब जो हमारा आजकल का लाइफ स्टैंडर्ड्स है ना, लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, बहुत इंप्रूव हो गए, तो एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट। सोसाइटी में उन्हीं लोगों को ज्यादातर मतलब मानना जाता है जिनके पास ब्रांडेड कपड़े हों, ब्रांडेड एसेसरीज हों, अच्छे घर हों, कार्स हों। तो उनसे क्या होता है, देखा देखी दूसरों को भी ये चीजें लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर सारी सोसाइटी सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको प्रमोट करे, तो आप देखना हमारी जिंदगी के बहुत सारे खर्चे जो हैं वो कम हो जाएंगे। पीपल विल नॉट हैव टू सफर। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर बोली गई हैं, जिसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ, मिनिमलिज्म जो है, लीडिंग अ सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ जियो, सादा जीवन जिसको बोला जाता है। आपकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी करो, बेसिक नीड्स के ऊपर आपका ज्यादा वो फोकस होना चाहिए रेदर देन शो ऑफ। ठीक है, कंटेंटमेंट, avoiding any kind of relentless pursuit of more, which is often linked to overconsumption, environmental degradation। हाँ, खुशी जो होती है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होती, खुशी आपके अंदर की स्टेट है। ठीक है, तो ये अवॉइड करो जितने भी ओवर कंजम्पशन है चीजों की, हम लोग ओवर कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, एक्स्ट्रा जो आपकी चीजें हैं उनको अवॉइड करो। ठीक है, सो अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट हमारा था, हमने ये तो कर लिया ना, रिड्यूस वेस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हाँ जी, तो उन्होंने बोला था, जो गांधी जी ने बोला था, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था कि जितना हो वेस्ट कम करो,
चीजों को कम से कम वेस्ट करो, इस तरह से यूटिलाइज करो कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन की जा सके। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, हमने आजकल के टाइम में आप देख लो फूड बहुत बड़े लेवल के ऊपर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा खाया जाता है, ज्यादा फेंका जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जितनी आपको भूख है उतना ही फूड लो, ताकि वेस्टेज ना हो। अगर ये चीजें अगर हम लोग संभल के चलेंगे तो हम लोगों को भी इतना सफर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आने वाली जनरेशन को भी इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। तो इनका जो सिंप्लिसिटी का है ये मोटिव है इस मूवमेंट का, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए दैट आर ऑफन मोर सस्टेनेबल देन द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। एडवांसमेंट हो रही है, उससे क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा तो हो गई है, लेकिन इसके अंदर कितने कितने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। सो बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं यूज किए जाने चाहिए, ताकि क्योंकि ये हमारी सॉइल को डिग्रेड ही करते हैं, उनकी क्वालिटी को डिग्रेड करती हैं, ये चीजें बायोडाइवर्सिटी को डिग्रेड करती हैं। वाटर कंजर्वेशन, वाटर के जितने, वाटर बहुत बड़ी नेसेसिटी है, ठीक है, तो उसको कम से कम वेस्ट किया जाए, उसको इस तरीके से यूज किया जाए कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो सके, हमारी आने वाली जनरेशन की भी जरूरतें पूरी हो सके। कम्युनिटी एंड कोऑपरेटिव लिविंग, ठीक है, कम्युनिटी एंड कोऑपरेटिव लिविंग, जैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, सोशली हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए कि हमें पता चले कि मिलजुल के बेसिकली कैसे रहना है, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करना है। So Gandhi ji emphasized the importance of community and collective well-being over individual success. मतलब सिर्फ अपनी ही सक्सेस के बारे में, मतलब ये मान के चलो पूरी सोसाइटी में ग्रो करना है। सो सस्टेनेबल लिविंग ऑफर इन्वॉल्व्स कोऑपरेटिव एफर्ट्स, सबकी मिली जुली एफर्ट्स, शेयर्ड रिसोर्सेज टू एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस। अगर सब लोग मिलके इस चीज की तरफ एफर्ट करेंगे ना, अगर हम बात करें लेट्स सपोज आप लोगों की सोसाइटी में मोहल्ले में 20 घर हैं, 20 घर हैं, 50 घर हैं, आप लोगों ने एक रूल बनाया कि हम लोग इतना ही वाटर यूज करेंगे। अब एक 10 घर कर रहे हैं, बाकी के 40 जो हाउस हैं, 40 फैमिलीज हैं, वो नहीं कर रही, तो आप लोग कैसे कलेक्टिवली अपना एम अचीव करोगे? तो सब सब लोग मिलके करेंगे तभी आप लोगों के चैलेंजेस जो है आप उनको मतलब फेस कर पाओगे। विलेज इकोनॉमी, his vision included self-sufficient villages where communities work together to meet their needs sustainably. So this aligns modern concept of decentralized community-based approaches to the sustainability. ठीक है, ऐसे विलेजेस जहाँ पे कम्युनिटीज इकट्ठी मिलके वो कहते काम करती थी पहले, और वहां पे अपनी जरूरतें पूरी की जाती थी, पर मॉडर्निज्म कम था। सो एथिकल कंजम्पशन, सिंपल लिविंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। हमें लग्जरी अवॉइड, एक्सेसिव लग्जरी। आज के टाइम में देखो हम लोग ना, कई बार क्या होता है मैंने देखा है, महंगी चीजें लेना जस्ट बिकॉज के देखने वाले लोग हमें अप्रिशिएट करें कि इनके पास इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ब्रांडेड चीजें आप नहीं भी लोगे तो आप अगर नॉर्मल चीजें भी खरीद लोगे तो भी हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। जब कोरोना हुआ था, कोविड-19 आया था, तब ये चीज बड़े लोगों ने एक्सेप्ट की थी कि कोरोना ने हमें ये चीज सिखाई है कि सिंपल कम खर्चे में भी जिंदगी जी जा सकती है आसानी से। आप बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं भी पहनोगे तो भी आपके पास कपड़े तो हैं ही है ना पहनने के लिए। तो ये एक्सेसिव जो बहुत ओवर कंजम्पशन की जाती है, बहुत ज्यादा ये खर्चे इतने ज्यादा एक्सपेंसेस जो है, तो उनको कम किया जाए। वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट जितनी हम लोग कर रहे हैं उसको कम करो, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जिनको आप दोबारा यूज कर सको। ज्यादातर आजकल के टाइम में क्या है, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है वन टाइम यूज, एक बार यूज किया उसको फेंक दो, तो मटेरियल की वेस्टेज हो रही है। सो रोल ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है, इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कल्चर और हमारे रिलीजन का क्या रोल है एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखने के लिए? So they both are religion and culture. They play a significant role in environmental conservation by shaping values, beliefs, practices that influence how the individuals and communities interact with the natural world. Yes, हमारे कल्चर्स का, हमारे रिलीजन्स का ये हमारे पास ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका इन चीजों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस का। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए और हमें ये चीजें, ये सेंस ऑफ जो कनेक्शंस है, हमें इन चीजों को एस्टैब्लिश करना चाहिए। हम लोग ही अपने आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हैं।
इसके अंदर देखो, रोल ऑफ रिलीजन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनी रिलीजन्स जो है दे प्रोवाइड एथिकल फ्रेमवर्क एंड एम्फेसाइज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू केयर फॉर द एनवायरमेंट, होता है ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट को जो है सेव किया जाता है। हमारे इंडिया में भी ऐसी चीजें हैं बहुत, जहाँ पे पेड़ों की पूजा भी की जाती है। वैसे तो कई लोग अंधविश्वास भी बोलते हैं, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। पेड़ों को बचाया जाए, मतलब उनको, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। आप धूप अगरबत्तियां नहीं भी कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट हो, आपको पता हो, एनवायरनमेंट को सेव करो। वाटर बहुत बड़ी चीज है, पानी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, उसको पूजा नहीं जा सकता अगर आप पूज नहीं रहे हो। पूजा तो वो तो चलो अलग ही बात हो गई, उसको पॉल्यूट तो मत करो, गंदा मत करो, कंटेमिनेट मत करो। रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट, हमारे पास ऐसे रिचुअल्स होने चाहिए जिससे हम लोग आने वाले जनरेशन को बता सकें इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसी बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे इन चीजों के, जैसे उन्हें अभी भी पढ़ा ना, पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे इन चीजों की पूजा की जाती है। लाइक नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दे ऑफन इंक्लूड सेरेमनीज दैट ऑनर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल्स, तो वो उनकी पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास, मतलब वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ऑल एलिमेंट्स ना, फेस्टिवल्स एंड ऑब्जर्वेंसेस। हमें फेस्टिवल्स के थ्रू हम इन चीजों को बचा सकते हैं, इन चीजों के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज के अंदर एक फेस्टिवल आता है पोंगल का, ठीक है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं ना। वैसाखी आती है, उसका बड़ा बहुत बड़ा कनेक्शन होता है हार्वेस्टिंग के साथ, इन सब चीजों के साथ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ। तो हम इन चीजों की पूजा करते हैं, मतलब हम इन चीजों को मानते हैं कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टेड है। तो दिस इज द कनेक्शन। ट्रेडिशनल नॉलेज, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसे एग्रीकल्चर मेथड यूज करो जो सॉइल के लिए यूज हो, मतलब उसके लिए हेल्दी हो। पुराने टाइम में भी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी। आजकल के टाइम में लोग ज्यादा प्रॉफिट के लिए चीजों के अंदर इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ताकि जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, उनको बेनिफिट हो। लेकिन उसकी वजह से आप ये देखो कि हम लोग अर्थ को कितना, हम सॉइल को कितना खराब कर रहे हैं। और सॉइल के अंदर वो पेस्टिसाइड जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो खराब होता है, कंटेमिनेट होता है। उसी वाटर को हम लोग पीते हैं और हम लोग बीमार होते हैं। पुराने टाइम में डेली डेली इतनी बीमारियां होती थी, मॉडर्नाइजेशन है, बीमारियां भी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। डेली इन्फेक्शन, उस टाइम पे कौन सी इतनी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होती, अब तो हर रोज किसी ना किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को वायरल हो रहा है, किसी को स्टमक इन्फेक्शन होगी, किसी को कुछ हो गया। तो ये क्यों है? क्योंकि वी आर फॉरगेटिंग आवर वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स। हम लोग कल्चरल वैल्यूज, जैसे हमने भी पढ़ा कि हाँ जी, हमें अपने कल्चर की वैल्यू, हम लोग अपने कल्चर को, इन सब चीजों को अगर हम लोग बचा के रखेंगे तभी हम आने वाली जनरेशन को कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कल्चरल नरेटिव्स हो गया, स्टोरीज हो गई, मिथ्स हो गई, लेजेंड्स हो गई, ऑफन कन्वे लेसन्स अबाउट लिविंग इन द हार्मनी विद नेचर। पहले होता था ना, जैसे दादी दादियां हमें होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, दे यूज टू टेल अस स्टोरीज ना, तो हमें स्टोरीज सिखाई जाती थी, तो उसके थ्रू वो एक मैसेज देते थे। तो वो प्रैक्टिसेस आज भी होनी चाहिए। दे कैन शेप आर द कल्चरल एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर्स। जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, सिंबल्स हैं, ये हमारे पास होने चाहिए। आर्ट और एक्सप्रेशन, मतलब म्यूजिक के थ्रू हम लोग ये लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करवा सकते हैं, उनको वी कैन रेज द अवेयरनेस एंड वी कैन इंस्पायर देम हाउ टू सेव आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस तरीके के थ्रू हो सकता है? एनवायरमेंटल जो है, अब कैसे हम इसको, पहले तो इसका क्या रोल क्या है? अवेयरनेस रेज करना, लोगों को बताना, क्लाइमेट के चेंज के बारे में उनको अवेयरनेस बताओ, उनको अवेयर करो कि जितने भी एनवायरमेंट इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं, कैसे बचा सकते हैं। बिहेवियर चेंज, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी छोटी छोटी आदतों को हम लोग चेंज करके इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं।
पॉलिसीज होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, हमें कैंपेन्स चलानी चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करवाने चाहिए। स्टेक होल्डर्स दे शुड कम्युनिकेट विद द स्पेसिफिक ग्रुप्स, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, बिजनेसेस हैं, एनजीओज हैं, ये लोगों को बहुत अच्छा मतलब मैसेज दे सकते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स है दे शुड आल्सो इंक्लूड देमसेल्व्स इन दिस। ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियोज के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू लोगों को अवेयर करवाया जाए, उनको इनिशिएटिव्स लेने के लिए प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए। डिजिटल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सोशल वेबसाइट्स जो है हमारे पास, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन जितने भी चीजें हैं, इनके थ्रू हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। पब्लिक कैंपेन्स होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स, एजुकेशनल प्रोग्राम, सो दैट वी कैन रीच एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक। ठीक है, सो ये हमारा है कि एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, आपने कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है। तो ये सारा हमारा था, इट वाज ऑल अबाउट आवर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करके रख सकते हो, कैसे उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड दिस सब्जेक्ट 2। कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क, कोई क्वेरी हो आप लोगों की, क्योंकि आज ये सब्जेक्ट एंड हो गया है। ठीक है, विद इन अ डे आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट विल बी स्टार्टेड। ओके, शुड आई एंड द मीटिंग? अगर कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, विल लेट यू नो, आई मैसेज इन द ग्रुप। ओके, प्रैक्टिकल ही स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन और कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, ओके जी, शुड आई लीव द क्लास नाउ? ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम डियर।